वैसे ऐसा है नहीं। आज सुबह तक के लिए रेड अलर्ट कंटिन्यू कर रहा है कल का 8:30 बजे तक। 8:30 बजे के बाद ट्रांजिशन हो जाएगा और मुंबई फिर येलो अलर्ट में चला जाएगा। खैर भाई, शुक्रवार की सुबह है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। भाई आपको भी मुबारक हो। याद वो देखो, प्लेट देखो स्क्रीन पे, वी मेड इट, इट्स फाइनली फ्राइडे। फाइनली अभी वो एक मैसेज आना बाकी है। हाँ वो पता नहीं, शायद मंडे को आए, पर हाँ ठीक है, हफ्ते का लास्ट है, पर नई सीरीज का पहला कारोबारी सत्र है। नई सीरीज का आगाज होता हुआ हेलो अगस्त के साथ शुरुआत कर रहा हूं। पहले डेटा दिखाता हूं आपको, रखिए स्क्रीन पर। सबसे पहले जुलाई सीरीज का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा भाई साहब। निफ्टी बैंक 3 से 3.5% मजबूत। आउट परफॉर्मिंग पॉकेट्स रही कोई मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स। बढ़िया ब्रॉडर मार्केट्स का आउट परफॉर्मेंस जुलाई सीरीज का। और ये दरअसल बैक टू बैक 4th स्ट्रेट सीरीज है जब मजबूती के साथ, सीरीज ऑन सीरीज गेंस के साथ भारतीय बाजार कामकाज करते हुए नजर आए। मार्च दबाव था, उसके बाद देखिए चारों सीरीज मजबूती के साथ हमने कामकाज करा है। तो मूड तो बढ़िया सेट हो रखा है। और वैसे मैंने एक और चीज टटोली कि हिस्टोरिकली ये जो सीरीज आज से शुरू हो रही है अगस्त की, रहती कैसी है भाई साहब। पिछली 3 सीरीज अगस्त की 3.5 से 5.5% रिटर्न्स देके गई हैं। चलिए, लेकिन बढ़िया पॉजिटिव रिटर्न्स, लेकिन बहुत ख्याली पुलाव पका लिए हमने। फोकस कर लेते हैं आज के स्पेसिफिक क्यूज पे। खुलते ही जो हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने लिखा था, सही लिखा था, हमें कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़ों पे खुलते ही रिएक्ट करना है। यूएस का जीडीपी सरप्राइजिंगली पॉजिटिव, वहां के जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, ईसीबी ने फिर 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें बढ़ा दी। इन सब ग्लोबल क्यूज पे हमें रिएक्ट करना है। कुछ ही देर बाद, मेरे ख्याल से इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह 8:30 बजे बैंक ऑफ जापान का भी मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन हमारे सामने आ जाएगा। तो परसों यूएस के फेड का रिएक्शन देख रहे थे हम, कल ईसीबी का आया और आज बैंक ऑफ जापान की बारी है। प्लस आज रिजल्ट सीजन के लिहाज से निफ्टी 50 का कोई नंबर नहीं है, पर 7 वायदा बाजार की कंपनीज, कई सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज आज अपने नंबर्स घोषित करेंगी और कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स पे आज खुलते ही हम रिएक्ट कर रहे होंगे जो बाजार बंद होने के बाद कल आए थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आज के ट्रेडिंग सेशन की। खैर, जुलाई सीरीज अच्छी गई होगी। 3% निफ्टी, 3.5% निफ्टी बैंक उछला जरूर होगा, लेकिन सीरीज का कल्मिनेशन जो कल हुआ वो आपकी स्क्रीन पे, कल का निफ्टी रखिए स्क्रीन पे दबाव के साथ। और इनफैक्ट अच्छे पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज के चलते हम खुले तो ठीक ठाक। भाई साहब, निफ्टी एक समय 89 प्रिसाइसली 90 पकड़ लीजिए कन्वीनियंस, 90 पॉइंट ऊपर वाला 118 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ है। जाते आते कुछ मूव आ गए अपनी जगह, लेकिन पेनफुल सेशन था कल। सीरीज की कल्मिनेशन खराब नोट पर। और गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत आ रहे हैं गांधीनगर से और दबाव के 40-50 पॉइंट के गैप डाउन के साथ, शायद आज भारतीय बाजार फ्राइडे के दिन शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। एशिया और यूएस प्लीज रख दीजिएगा क्विकली। एशिया में किस तरह का मूड माहौल है, हमारे पीयर्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। हैंगसेंग 1.5% ऊपर है। खैर, हैंगसेंग पिटा भी बहुत है। खैर, फ्लिप करिए, लाइए यूएस के बाजार कल। और यूएस में कल दिक्कत वाला सेशन था। तीनों बेंचमार्क्स आधे से 2/3%, मतलब तीनों ही पिटे। और एक समय ये डाउ 125 पॉइंट ऊपर था, 237 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ, पूरा घूम गया। तो ये जो 13 दिन, डायरेक्टर साहब की हेडलाइन में आपने देखा नहीं होगा, नहीं तो रोज लिख रहे थे 12वां दिन, 13वां दिन। दरअसल 13वां दिन हो चुका है, था तेजी का डाउ में, रिकॉर्ड ताबड़तोड़ तेजी का। उसके बाद अब थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग, अब थोड़ा सा दबाव। नीरज जी समझ लेंगे क्या मूड है, क्यों ये दबाव आ रहा है। वीरू से जानेंगे फ्राइडे को निफ्टी बैंक को कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। ये क्या, इनको पॉलिसी बाद में समझ में आई थोड़ी सी? किसको? अमेरिका को? हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, उन्हें हमारे साथ समझ में आ गई थी? हमारे साथ समझ में आ गई थी, मान नहीं रहे थे। बैंक ऑफ जापान ने इनका काम कर दिया है अभी उन्होंने क्या कर दिया? दरअसल डिस्कशन ये हो रहा है कि यील्ड कंट्रोल पॉलिसी पे ट्वीकिंग हो रही है। हाँ। अभी बैंक ऑफ जापान क्या करता है, 0.5% अगर यील्ड है और 0 से 0.5 के बीच में, तो जैसे 0.5 के ऊपर जाती है तो बॉन्ड खरीदने लगते हैं वो, तो यानी ईज रखते हैं, ब्याज दर बढ़ने नहीं देते हैं। अब उन्होंने ये तय किया है
कि इसको चेंज करेंगे, वो चाहते हैं कि ब्याज दरें थोड़ा ऊपर जाएं। ये ट्वीकिंग की खबर लीक हो गई है और आज अभी थोड़ी देर में फैसला आएगा। अगर ये हो गया तो फिर और ज़्यादा मार्केट में गिरावट आएगी। जो लगातार मैंने कहा था कि अगर जापान में ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो फिर दुनिया भर के लिए मुश्किल है कि सस्ता पैसा और कम हो जाएगा। अब होगा कि नहीं होगा ये गैस हो सकता है, लेकिन इस खबर की वजह से पूरे यूएस मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। 200-250 पॉइंट ऊपर वाला डाउ नीचे आ गया एकदम। तो एक सबसे बड़ा कारण ये था कि बैंक ऑफ जापान की वो खबर लीक होना, निक्केई ने छाप देना, ये सबसे बड़ा रीज़न था। तो यील्ड कंट्रोल पॉलिसी में ट्वीकिंग नंबर 1। नंबर 2, यूएस की जो जीडीपी का आंकड़ा है वो 2.4% आया है। एक्सपेक्टेशन थी 1.8 आना चाहिए, लेकिन लास्ट क्वार्टर में Q1 में 2%, उससे बढ़ के 2.4%, जो बहुत ही रोबस्ट इकोनॉमी का एक संकेत है। और इसी तरीके से जो वहाँ पे कंज्यूमर सेंटीमेंट था वो भी 1.6% बढ़ा, जो उम्मीद से बहुत ज़्यादा है। ईसीबी ने भी 0.25% ब्याज दर बढ़ा दिया। तो सारे जगहों से ये जो संकेत आए हैं ये इस तरफ इशारा करते हैं कि फेड कितनी भी कोशिश कर ले, इकोनॉमी ठंडी नहीं पड़ रही है। तो एक डर वो भी था, लेकिन दूसरा जो डर जापान की तरफ से आया वो सबसे बड़ा था। तो इन 3 खबरों ने मिला करके यूएस मार्केट को बिल्कुल तूफानी तरीके से गिराया है। और अगर जापान का ये फैसला आज आता है तो मार्केट और तेज़ी से गिरेंगे। सिर्फ यूएस नहीं, ग्लोबली मार्केट गिरेंगे, क्योंकि येन कैरी ट्रेड अनवाइंड होने लगेगा। तो ये थी कल की कहानी पूरी। एक और संकेत बता दूं, रॉयल कैरेबियन क्रूज़ के रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आए हैं और वो कह रहे हैं कि आगे भी ऐसे ही आएंगे। ये दिखाता है कि कंजम्पशन पैटर्न किस तरीके का। हमेशा यूएस इकॉनमी को एक पिंच ऑफ सॉल्ट के तौर पे रॉयल कैरेबियन क्रूज़ के रिजल्ट्स को या उसके बिजनेस अपडेट को दिखाया था। कल बहुत ही शानदार उनके नतीजे आए, तो ये भी एक तीसरा फैक्टर था। तो कुल मिला के मार्केट में इन्फ्लेशन ठंडे होने की जो अनुमान फेड लगा रहा है, ये दुनिया लगा रहे हैं, उससे कोई संकेत नहीं मिल रहा है। इसलिए मार्केट डरा हुआ है और सितंबर में एक हाइक के लिए आप तैयारी कर लीजिए। 797 पे गिफ्ट निफ्टी 800 पे आ गया है, 40 पॉइंट नीचे ही खुलने की इंडिकेशन है। 19,811 एडजस्टमेंट प्राइस है क्या? ऐसा लोगों लिख रहा है कि गिफ्ट निफ्टी के क्यूज थोड़े से गलत है। अकाउंट्स ठीक है, अगर 811 है, हाँ, अगस्त के फ्यूचर की क्लोजिंग के हिसाब से, कल का अगस्त फ्यूचर के भाव का रेट उसके हिसाब से चले हम लोग, 40-45 अंक दबाव के साथ ही खुलने के लाजली इंडिकेशंस आ रहे हैं। ठीक है, मैं चेक करता हूं क्या अपडेट आ रहे हैं। खैर ठीक है भाई, ये देखते हैं फिर। इसका मतलब हो गया बैंक ऑफ जापान की आज की पॉलिसी आउटकम बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है कुछ ही देर में। अभी 7 बज रहे हैं, 1.5 घंटे बाद वो पॉलिसी का आउटकम हमारे सामने होगा। अच्छा, कल जो भी हुआ हो, कल दरअसल हॉकिशनेस का तड़का था यूएस में। मैंने इसी मजाक में कहा पॉलिसी समझ में आ रही, लेकिन तब और अब की सेकंड प्लेट रखिएगा। बॉन्ड यील्ड्स इंच अप करके 4 पे पहुंच गए, 10 साल वाले बेंचमार्क। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। डॉलर इंडेक्स मेरे ख्याल से 100.7 पे छोड़ा हुआ है। 100.7 वाला 101.7 दिखा रहा है। देखिएगा जरा इसको, सब इंच अप कर रहा है। तो थोड़ा सा हॉकिशनेस तो थी, रीजन जो भी हो। कल दिक्कत भरे क्यूज और आज के लिए इंपॉर्टेंट कुछ ही देर में वो बीओजे के पॉलिसी आउटकम। ऐसे में हमारा मार्केट्स का अप्रोच क्या रहेगा? जब हम थोड़े से सुस्त शुरुआत करने के इंडिकेशंस दिखा रहे हैं, थोड़ा सा मंदड़ियों ने अपना ग्रिप टाइटन तो कर लिया है, लेकिन वीरू लार्जली है तो शायद एक कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन में इस तरह की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटीज आती हैं, पर फिर भी कुछ समीकरण बिगड़े तो नहीं। देखिए आशीष, हम चले भी काफ़ी थे और इतना रिट्रेसमेंट लाजमी था। हालांकि कल जो अप्रोच थी कि भाई अगर 833 के ऊपर सस्टेन होगा हम बाय करेंगे, वो बाय था भी, ट्रेड चला भी ठीक ठाक, लेकिन उसके बाद कोलैप्स हो गया। तो वो ट्रेड तो खराब हो गया कल निफ्टी पर भी और निफ्टी बैंक पर भी। क्लोज बहुत, ओपन बड़ा अच्छा था। आपने एक कल के ओपन को खेलने का तरीका वही था। अगर आप कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर है तो प्ले करिए, बट कोलैप्स हो गया उसके बाद निफ्टी बैंक भी। इनफैक्ट निफ्टी बैंक बेटर था कल, क्लोज उसका और भी खराब है। मैंने अपने क्लोजिंग नोट में आशीष क्लियरली लिखा था, मैं थोड़ा सा क्लोज के वक्त कॉशियस था कि नो लॉन्ग्स बिलो 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन बोथ इंडिसेस। मैं 10 डे को बहुत रिस्पेक्ट दे रहा हूं इस दौर में। आज की इस सीरीज की बिगिनिंग जब हो रही है ना, अगले 1-2 दिन में आशीष, इस शुक्रवार, सोमवार और मंगलवार हमें तय करना पड़ेगा कि हम एक बार फिर से स्ट्रांग होंगे, 800 के ऊपर ट्रेवल करेंगे, या फिर अल्टीमेटली हम जाएंगे 20 डे को टेस्ट करने।
तो मैं ये बेस इसलिए लिख रहा हूँ आशीष के वॉलेटिलिटी रहने वाली है। आप कल के स्टैट्स को देखिए एफआईज के, देखिए एक तो ये बात कह सकते हैं कि आप भाई बहुत उनकी तरफ से सेलिंग हुई, ये भी एक बात है कि थोड़ा एक्सपायरी थी, अपने प्रॉफिट्स को उन्होंने कैश में कन्वर्ट किया ठीक ठाक तरीके से। 4000 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस ने करीब 2500 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 3090 करोड़ रुपए का एफआईएस ने कल आशीष इंडेक्स बेचा। लॉन्ग कितने काटे? 56,000 लॉन्ग काटे, ह्यूज। और स्टॉक फ्यूचर्स में 4862 करोड़ की बिकवाली, 1,17,244, यानी जुलाई जहां से शुरू हुआ था एग्जैक्टली आप उसी लेवल पे आ गए हैं। जरा एक बार आप वो निफ्टी नेट लॉन्ग एफआईएस का जरा आंकड़ा देखिए आशीष, आप रिट्रेस होके एग्जैक्टली इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं लगभग 33,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट से, जो कि जुलाई के मिड में अप्रॉक्सीमेटली था 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट बुकिंग अपने लॉन्ग्स को कन्वर्ट किया कल एफआईएस ने। तो कल जो हुआ प्राइस डैमेज, उसका पीछे ये कारण था। अब इस सीरीज की शुरुआत जब हम जिस नोट पे कर रहे हैं आशीष, वी आर मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से थोड़ा सा 10-20 पॉइंट नीचे का जोन है। मेरी अप्रोच क्या है, ये देखिए आशीष, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में और इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में निफ्टी का जो ऑप्शंस का स्टैट्स है वो ये कह रहा है कि 19,700, 800, 900 और 20,000 इन 4 स्ट्राइक्स में कॉल राइटर्स ने बहुत स्ट्रांगली ग्रिप ली हुई है। जब आपकी स्क्रीन पे आउटस्टैंडिंग वाइज आएंगे ऑप्शंस के, डायरेक्टर साहब बोले क्या, ये प्लीज 19,800 पे सबसे बड़ा कंसंट्रेशन है मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आशीष। तो स्ट्रेंथ का एक कोर इंडिकेटर होगा कि 19,800 के आप ऊपर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। यहां पे आउटस्टैंडिंग वाई 98 लाख का है, ये एक बहुत क्रिटिकल मार्क है, याद रखिएगा, फॉर दिस डे, फ्राइडे और नेक्स्ट वीक एज वेल। नीचे पुट्स में आशीष कोई भी पुट रीजनेबल ओआई होल्ड करती है तो वो है 19,500 की इन मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कल भी अपने क्लोजिंग नोट में कहा था कि नो लॉन्ग्स बिलो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, स्पेशली अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म की है तो। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए निफ्टी पर जो पहला बेस है आशीष, वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में पुल बैक जनरेट कर सकता है, बट वो क्या डिसॉल्व हो जाएगा इस ओपनिंग के साथ, चांसेस हैं। ये आपकी स्क्रीन पे आशीष ये देख रहे हैं आप, ब्लू कैंडल, दैट्स 19,800 लेके आइए। बेस 1 देखिए, बेस 1 है 605,595, 595, 605। ये टूटता है आशीष तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, और वो होना भी चाहिए कि आप जाएं और 512, 481 को टेस्ट करके आए। दैट्स एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप उन सर्कमस्टेंसेस में एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हैं। फर्स्ट हमें अपना जो अगर शॉर्ट ट्रेड लेंगे तो उसको मॉनिटर करना पड़ेगा इसी जोन में 512, 481। और एक और चीज याद रखिएगा, आज के सेशन में या मंडे के सेशन में जो लेवल्स पुल बैक जनरेट कर सकते हैं वो यही हैं, 605 या फिर 481, 512, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। स्ट्रेंथ का कोर इंडिकेटर आशीष यही होगा कि आप 19,810 के ऊपर जो पहला जो एक रेजिस्टेंस की ट्रेड नंबर आएगा 19,810, इसके ऊपर जब सस्टेन होकर ट्रेड करेंगे उसे कहेंगे स्ट्रेंथ। अदरवाइज 605 या फिर 512 से जो पुल बैक आएगा वो एवरेजेस का पुल बैक होगा, ना कि स्ट्रेंथ होगी। ऐसे अप्रोच करिएगा शॉर्ट, और कौन से लेवल पुल बैक जनरेट कर सकते हैं वो मैंने मेंशन कर दिया स्क्रीन पे। वोलेटिलिटी रहेगी, याद रखिएगा, इतना आसान नहीं होगा बाजार 10 डे के नीचे और 20 डे के ऊपर। निफ्टी बैंक कल ओपनिंग बहुत स्ट्रांग थी, आपने 46,210 के कॉल राइटर के ऊपर चलना शुरू किया, आपने पॉइंट्स भी दिए बट आप कोलैप्स हो गए। यहां रोलोवर्स याद रखिएगा आशीष इन कंपैरिजन टू निफ्टी थिन हुए हैं, जो कि पिछली 3 सीरीज में इन कंपैरिजन विद निफ्टी स्ट्रांग हुआ करते थे। आप कोलैप्स हुए, आपने 10 डे को तोड़ा, आपने पुट राइटर्स के जोन को तोड़ा। यहां 46,000 पे बड़ी कॉल राइटिंग है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी वही एग्जैक्टली निफ्टी जैसी। आशीष यहां पे जरा पहला बेस देखिए आप, ये जो 551 का क्लस्टर है ना, 45, 551 और 490, अगर ये वॉलेट होता है तो ये होना भी चाहिए कि आप जाइए और 313 के जोन को टेस्ट करिए, आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं उन सर्कमस्टेंसेस में। दैट जोन इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बहुत जरूरी होता है 10 डे के नीचे आप जाके जोन को छू के आए, तो शॉर्ट ट्रेड की गुंजाइश तभी बनेगी, याद रखिएगा। अदरवाइज टिल द टाइम वी आर मेंटेनिंग आवरसेल्फ अबव 45 or 41, नो शॉर्ट। स्ट्रेंथ तभी आएगी या फिर पुल बैक की पॉसिबिलिटी तब बनेगी जब आप 46,833 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करेंगे। उन सर्कमस्टेंसेस में 941, 46,071 यहां तक आप जा सकते हैं। स्ट्रेंथ तभी आएगी, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, 46,071 के स्तर पर। आशीष एक चीज याद रखिएगा, 10 डे के नीचे और 20 डे के ऊपर
वोलेटिलिटी रहती है, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। बहुत मुश्किल जोन होता है ये ट्रेड करने के लिए। आशीष, ओके, ये है निफ्टी बैंक का अप्रोच आज का। क्विकली आज के जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज है, तड़के जो सुबह सुबह जानने, वो हर्षदा से समझ लिए जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। नंबर्स के लिहाज से पहले तो बीईएल रेडार पर रहेगा। प्रॉफिटेबिलिटी में 23% तक की बढ़त देखने को मिली है, 531 करोड़ का आंकड़ा। रेवेन्यू करीब 13% बढ़ा है और मार्जिन्स में अच्छा खासा इजाफा, 16.5% के मार्जिन दरअसल 19% पर आए हैं। कंपनी कह रही कि लोअर रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस का फायदा इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है और इसीलिए वो करीब 250 बेसिस पॉइंट का इजाफा ईयर ऑन ईयर आप नोटिस कर रहे हैं। न्यू ऑर्डर विंस 8,100 करोड़ के हैं, तो अच्छा क्वार्टर दरअसल बीईएल के लिए उभर कर आया है। इंडियन होटल्स दूसरी तरफ अगर आप देखें, अब नंबर्स थोड़े से नॉर्मलाइज होते दिखाई दिए हैं। आपको याद होगा पिछले 3-4 क्वार्टर से हर क्वार्टर में रिकॉर्ड हाई परफॉर्मेंस देखने को मिला था। इस बारी भी इंप्रूवमेंट है। प्रॉफिटेबिलिटी 222 करोड़ पर आई है, रेवेन्यू 1466 करोड़ पर आया है और साथ ही साथ अगर आप मार्जिन्स का फिगर देखें तो मार्जिन्स अब थोड़े से ट्रिम हुए हैं। 29.9% के मार्जिन्स 28% के आसपास आए हैं। सीजनैलिटी की वजह से कंपनी कहती है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एवरेज रूम रेट और ऑक्यूपेंसी में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है, शायद उसका कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये एक और स्टॉक रेडार पर रहेगा। इंडस टावर जो एक आउट परफॉर्मर रहा था पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, नतीजे अच्छे हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिएगा 1347 करोड़ पर आई है। इनकम बढ़कर 7,075 करोड़ के आसपास आता हुआ, इबिटा भी 5,341 करोड़ पर है और मार्जिन्स में खासा सुधार। दरअसल इंफ्राटेल का जो मर्जर है वो क्लियरली यहाँ पर अब रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में उसके फायदे देखने को मिले हैं, तो वो एक अच्छी तिमाही साबित हुई है। अब कुछ खबरों पर ध्यान देंगे। एक तो आईटीसी की जो कॉनकॉल की हाइलाइट्स आई है, जहां पर कंपनी के मैनेजमेंट ने, संजीव पुरी ने खुलासा किया है कि 40% ये कंपनी अपने पास क्यों रख रही है। ये बेसिकली एक सिनर्जीज और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट के लिए दरअसल ये किया गया है। इसका स्टैम्प ड्यूटी से कोई कनेक्शन नहीं है और उसकी काफी बातचीत मार्केट में हो रही थी। होटल बिजनेस में क्या शेयर होल्डिंग आगे बदलेगी वो सर्कमस्टेंसेस के बल पर ही डिसाइड किया जाएगा। थोड़ी सी रॉयल्टी चार्ज करेंगे, लेकिन हाँ उन्होंने कहा है कि यहाँ से आगे एसेट राइट स्ट्रैटेजी रहेगी और दूसरे बिजनेसेस को डीमर्ज करने का कोई इरादा नहीं है। सीमेंस और आरवीएनएल भी रेडार पर रखेंगे। आरवीएनएल क्योंकि आज दूसरा दिन है ओएफएस का, याद रखिएगा आज रिटेल निवेशक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 119 रुपए प्रति शेयर पर वो ओएफएस आया है। सीमेंस और आरवीएनएल का कंसॉर्प्शन दरअसल मुंबई मेट्रो का जो लाइन 2B है उसके लिए एक ऑर्डर जीत रहा है, जहां पर 228 करोड़ सीमेंस का हिस्सा, 150 करोड़ आरवीएनएल का हिस्सा। तो ये कुछ स्टॉक्स आज खबरों में। ओके, रखिए इन स्टॉक्स रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटता हूं। तो आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। भाई ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अच्छा, एक बार मैं गिफ्ट निफ्टी दिखेगा तो एक बार लेकर आऊंगा। खैर, आज का पहले इवेंट्स कैलेंडर लेकर आता हूं। दरअसल क्या हुआ, एक्सपायरी थी कल, तो एडजस्टेड क्लोज है ना वो 19,811। उस लिहाज से गिफ्ट निफ्टी क्यूज कैलकुलेट करनी चाहिए, इसलिए मैं वेट कर रहा हूं जरा सा ओरिजिनल गिफ्ट निफ्टी का। तो गिफ्ट निफ्टी क्यूज जो डिराइव्ड है वो दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब बार बार। खैर, फ्राइडे हफ्ते का आखिरी दिन, ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शंस मैंने बता दिए। बीओजे की अब तो पॉलिसी मीट और इंपॉर्टेंट हो गई 8:30 बजे वाली, जब ये कह रहे हैं कुछ ट्वीकिंग की तैयारी कर रहा है। एक बार करा था ट्वीकिंग, बड़ा कंफ्यूज कर दिया था बाजार को उस ट्वीकिंग ने, याद है आपको? तो बाद में सबको समझ में आया था बाजार इतना पिट क्यों रहा है। निफ्टी का कोई नंबर नहीं। अच्छा, वायदा के जो 7 नंबर आने हैं अब वो पढ़ देता हूं, वो इंपॉर्टेंट है। एक्साइड, आईओसी, एमएनएम फाइनेंशियल्स, मैरिको, पिरामल एंटरप्राइजेज, एसबीआई कार्ड्स और यूबीएल, ये हो 7 वायदा के नंबर्स। कैश के छोड़ रहा हूं, लंबी लिस्ट है। पिरामल एंटरप्राइजेज के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, ना सिर्फ रिजल्ट्स, आज वो बाय बैक पर भी बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है। आरवीएनएल का ओएफएस आज रिटेल सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। नॉन रिटेल का हिस्सा कल भर गया था, सरकार ने काम ग्रीन शू भी एक्साइज करेंगे। यथार्थ हॉस्पिटल जो आईपीओ खुला हुआ है, आज सब्सक्रिप्शन का लास्ट डे, आज बंद होगा। हमारे डिपॉजिट ग्रोथ, फॉरेक्स रिजर्व्स, बैंक लोन वगैरह के डेटा शाम 5 बजे।
चाइना का, जापान का सीपीआई नंबर भी आना है। जापान क्या, कोई स्वीडन, कोई फ्रांस, कोई स्पेन, कई सारे यूरोप की फेरिफेरल बहुत सारे सीपीआई आंकड़े। फ्रांस का जीडीपी, यूएस का वो पीसीई आ जाएगा, जो फेड देखता है इन्फ्लेशन का आंकड़ा, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यूएस के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन, पीएनजी, एस्ट्राजेनेका, सनोफी, इन सब के नंबर्स आने। आज सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 इनॉग्रेट करेंगे। भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को कैटलाइज करने की तैयारी, और दुनिया के जो जाने माने नाम है, फॉक्सकॉन, माइक्रॉन, एएमडी, ये सब चिप मेकर्स जो हैं, सब शिरकत करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। फ्राइडे रिलीज, मैंने ना ओपेनहाइमर देखी ना बारबी देखी। क्यों? ओपेनहाइमर पता चला कि समझ में नहीं आएगी, क्वांटम मैथ्स और फिजिक्स पढ़ के जाना पड़ेगा। बारबी कह रहे थे बच्चों की, जो मान के चल रहे थे बच्चों की है नहीं, तो वो भी फंस गया मामला। लेकिन इस हफ्ते की रिलीज ये आ गई, आज आएगी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह, ये करण जौहर के प्रोडक्ट, ये फैमिली ड्रामा तो उनसे अच्छा कोई बना नहीं सकता बाय द वे। और आपके लिए भी लाया हूं कुछ, ये मेरे लिए है, ये आपके लिए। डिजिटल प्रीमियर है भाई, जियो सिनेमा आज लेकर आ रहा है वन फ्राइडे नाइट। एक थ्रिलर है, रवीना टंडन और मिलिंद सोमन साहब की। ये आप चाहें तो निपटा सकते हैं। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, ये बताना चाहिए। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का एचडीएफसी चैरिटी फंड फॉर कैंसर क्योर, उसका एनएफओ आज से खुल रहा है। फिक्स मैच्योरिटी प्लान है। इसमें बेसिकली आप चाहें सोशल कॉज के लिए डोनेट करना, जो प्रोसीड्स आ रहे हैं उसके लिए वो ये लोग उसके लिए कुछ चार्ज नहीं करेंगे अपनी तरफ से, मैनेजमेंट फीस वगैरह। मॉनसून का रेड अलर्ट है मुंबई में शुरू में, उसके बाद येलो अलर्ट लग जाएगा। ये एक और इंटरेस्टिंग चीज जाते हैं तो बताना जरूरी है। मैं पढ़ रहा था, इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम फॉर बैंक यूनियंस की आज एक मीटिंग होनी थी। पता नहीं आज फाइनली होती है कि नहीं होती है। ये मीटिंग इंपॉर्टेंट इसीलिए कि दोनों मिलकर फैसला करना चाहते हैं 5 डे वर्किंग की तरफ बढ़ने की। भाई साहब, 2 दिन छुट्टी, बैंक सैटरडे संडे, तो काम सैटरडे नहीं खुलेगा तो मुश्किल हो जाएगा। 2 सैटरडे तो वैसे नहीं खुलते हैं। 2 सैटरडे नहीं खुलते, अब चारों सैटरडे बंद हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा ना, सवाल ही नहीं है, सब ख्याल है। ख्याल है भाई। बैंक सैटरडे के बिना काम नहीं, एक तो 2 भी परेशान करते हैं। हालांकि मुझे तो लगता है 7 दिन बैंकिंग होनी चाहिए। मुझे भी लगता है स्टाफ बढ़ाइए, क्योंकि हमारी छुट्टी संडे को होती है, बहुत सारे लोगों की छुट्टी संडे को होती है, और उसी दिन बैंक बंद है। उस दिन बैंक बंद है। और ये हमारे ऑफिस साथ से जाने नहीं देते दिन दहाड़े। अभी 2 दिन से बैंक का काम फंसा हुआ है मैं मेरा। खुद नहीं जा पाता हूँ, कोई नहीं जा पा रहा है, KYC नहीं करा पाया अभी तक। ओवर जा रहा है। कमोडिटी की स्ट्रैटेजी के साथ छोड़े जा रहा हूं। फ्राइडे था, थोड़ा सा डायरेक्टर साहब ओवर चलेगा, सॉरी। ये गिफ्ट निफ्टी के एडजस्टमेंट्स अब स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहे हैं। ब्रेक के उस पार लौटते हैं और सीधा सौदा में शिरकत करेंगे।